त्यांच्यासोबत आमची टीम थांबलेली होती. आज सकाळी माझ्या टीमसोबत कॉल झाला. मी त्यांची माहिती घेतली. म्हणलं आता देवेंद्र भाईची तब्येत कशी आहे, कशी नाही. आमचा उद्देश हा आहे की जास्तीत जास्त लोक कसे पुढे येतील, नवीन स्टुडंट्स चेहरे कसे इस्टॅब्लिश होतील ते आहे. देवेंद्र महातो इज द लीडर अँड वी वॉन्ट हिम टू बी द लीडर. तिथं जाऊन आम्हाला हायजॅक नाही करायचं आहे. त्यासाठी आम्ही जी आमची टीम आहे ती पाठवलेली आहे आणि देवेंद्र महातो यांच्यासोबत आम्ही कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत सर. 15 ऑगस्ट काल तुम्ही एक स्वतः घोषणा केलेली आहे. 15 ऑगस्ट पासून तुम्ही खासगी शाळांसंदर्भामध्ये एक वेगळं धोरण स्वीकारणार आहात. काय नेमकं आहे? मागच्या 80 वर्षात आपल्या देशाला आता स्वातंत्र्य मिळून 80 वर्ष होत आहेत, पण 80 वर्षानंतरही आपल्या देशातल्या ज्या शाळा आहेत, खास करून ज्या ग्रामीण भागातल्या शाळा आहेत, अतिशय वाईट कंडिशन आहे. त्यांची कोणीच लक्ष दिलेलं नाही आहे. या देशात म्हणजे आपण पाहिले की कसे नोटबंदीनंतर हेडक्वार्टर बांधण्यात आले. आता नवीन पार्लिमेंट बांधण्यात आली, नवीन PM हाऊस बांधण्यात आलं. पण शाळांचं काय? जे ग्रामीण भागातले शेतकऱ्यांचे मुलं असू द्या, मजुरांचे मुलं असू द्या, काय ते या देशाचे भविष्य नाही आहे? काय सरकार यांना त्या मुलांना या देशाचं भविष्य म्हणून बघत नाही का? तर कुठं ना कुठं आम्हाला असं म्हणायचं आहे किंवा आम्हाला असं वाटतं की आता 80 वर्षे होत आले, तर या 80व्या वर्षाची सुरुवात जी आपण केली पाहिजे ती ग्रामीण भागातल्या सरकारी शाळांना नीट करून सुधारून केली पाहिजे. कारण की त्याच्याशिवाय आपला देश पूर्णपणे विकसित होऊ नाही शकत. कारण की मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया लिव्स इन द विलेज. तर तुम्ही त्या मुलांना इग्नोर करून या देशाचा विकास नाही करू शकत. मी स्वतः हिंगोलीला 15 तारखेला सकाळी जाणार आहे आणि मी तिथं जाऊन तिथलच्या सरपंचांना विनंती करणार आहे. जे माझं गाव आहे संतूक पिंपरी, मी तिथं जाणार आहे. सरपंचांना विनंती करणार आहे, गावकऱ्यांना विनंती करणार आहे की सगळ्यांनी एकत्र येऊन जी गावात शाळा आहे त्या शाळेची सुधारणा केली पाहिजे, जेणेकरून जे मुलं मुली तिथं जातात त्यांना सगळ्या सुविधा भेटल्या पाहिजे. खाजगी शाळांची वारेमाप फी झाली, हे तुम्ही प्रेसमध्ये बोलून दाखवलं. यावर धोरण ठरलं का? ही फीस कमी कशी करता येईल? फीसवर कॅप लागला पाहिजे. त्याच्यावर आम्ही एक आमची पॉलिसीची जी टीम आहे त्याच्यावर काम करतीच आहे. पण प्रायव्हेट ज्या स्कूल्स आहेत त्या 1-1.5 लाख घेऊ नाही शकत पहिली आणि दुसरीच्या क्लाससाठी. असं काय शिकवता तुम्ही जगा वेगळं की तुम्ही 1-1.5 लाख घेताय? तेवढी तर म्हणजे जे पालक आहेत त्यांची थोडी इन्कम नाही आहे. तुम्ही 1-1.5 लाख एका वर्षाचे घेतायत. कशाचे घेतायत तुम्ही? ABCD शिकवायची 1-1.5 लाख घेणार आहे तुम्ही. तर प्रायव्हेट स्कूल्सवर कॅप लागला पाहिजे. आणि जी काही लूटमार चालू आहे शिक्षणाच्या नावाखाली, शिक्षण हा फंडामेंटल राईट आहे, बिझनेस नाही आहे. हे जेही लोक इन्स्टिट्यूशन्स चालवत आहेत, प्रायव्हेट स्कूल्स चालवत आहेत, हे त्यांनी समजून घ्यायला पाहिजे. आणि जे मिडल क्लास आहे, लोअर मिडल क्लास आहे किंवा गरीब लोक आहेत त्यांची अशी लूटमार करू नये. तुम्हाला शिक्षण मुलांना द्यायचं आहे तर धंदा म्हणून देऊ नका, विद्या म्हणून द्या. ते आणखी हे जे शाळांबद्दलचं धोरण तुम्ही म्हणता, याच्यामध्ये तुम्ही सरकारला काही प्रस्ताव देणार आहात की स्वतःच्या स्तरावर NGOच्या मदतीने, गावकऱ्यांच्या मदतीने हे सगळं बदल आणणार आहात? सरकारलाही प्रस्ताव देऊ, पण आम्हाला असं वाटतंय की सध्या कलेक्टिव्ह ॲक्शनची गरज आहे. त्यासाठी आम्ही जेवढी सिव्हिल सोसायटीजचे मेंबर आहे, गावकरी आहे, सगळ्यांना सोबत घेऊ. आणि गावाचा विकास गरजेचा है जर देशाचा विकास करायचा है तो। कल झारखंड में जो भी हुआ वो बहुत ही ख़राब था। जैसा जंतर मंतर पर हमने 20 तारीख को देखा था, कुछ वैसा ही नज़ारा झारखंड में कल देखा गया, जहाँ पर स्टूडेंट्स के ऊपर टीयर गैस बरसाए गए, लाठियाँ बरसाई गई। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रोटेस्ट करती है तब लाठीचार्ज या टीयर गैस क्यों नहीं यूज़ किया जाता है। ये टीयर गैस और लाठीचार्ज हमेशा जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर ही क्यों किया जा रहा है। देवेंद्र महातो जी से भी कल मेरी बात हुई, जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे, और उन्होंने मुझे बताया कि वो 9 दिन से अनशन पर थे, उसके बाद भी पुलिस वालों ने उन पर लाठियाँ चलाई है और उन्हें मारा गया है, पीटा गया है, और वो हॉस्पिटल में है और उनकी अभी जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी चिंताजनक है। तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए सारी सरकारों को, चाहे जंतर मंतर हो या झारखंड हो, देश में जितनी भी सरकारें उन सभी को सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स पर ऐसा अत्याचार करके आप लोगों को क्या मिल रहा है। ये स्टूडेंट्स अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी वोट बैंक के लिए नहीं लड़ रहे। तो उनके ऊपर इस तरह का लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए, इस तरह की ब्रूटैलिटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक वीडियो भी आया है जिसमें आप समर्थन देते हुए दिख रहे हैं, आपकी क्या बातचीत हुई थी? देवेंद्र महातो जी से मेरी वही बातचीत हुई। मैंने पहले तो समझने को कोशिश की उनकी अभी सेहत कैसी है, क्योंकि जो मुझे पता चला था, मेरी टीम वहाँ पर लगातार बनी हुई है। कल रात भी हमारी टीम वहाँ पर पूरी रात उनके साथ हॉस्पिटल में थी, और सुबह भी मेरी बात हुई कि अभी उनकी सेहत कैसी है। तो हमने तो वही पूछा कि आप लोगों को जो भी मदद चाहिए वो हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ है, जितनी भी डिमांड्स है हम उन पूरी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। और हम देवेंद्र महातो को खुद झारखंड के जो इस आंदोलन के नेता हैं, हम चाहते कि ये पूरा आंदोलन वही संभाले, वही चलाए और उनके चेहरे पर ही चले, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है 9 दिनों का अनशन करके। तो
उनके लिए जो भी करना पड़े हम पूरी तरह करेंगे। उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। समाज के काफी स्तर से सवाल हो रहा है कि अभिजीत दीप्ति और उनकी टीम रांची कब जाएंगी, झारखंड कब जाने वाली? टीम तो जा चुकी है, हमारी टीम वहाँ पर है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इस मूवमेंट के जो लीडर है वो देवेंद्र महातो है, जी, जो 9 दिनों से अनशन पर है। लेकिन आप कब जाएंगे, ये सवाल काफी उठ रहा है। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। हमारी टीम वहाँ पर जा चुकी है, हमारे लोग वहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। अभी हम नहीं चाहते कि देवेंद्र महातो से फोकस हटे, हमारा पूरा समर्थन है। इम्पोर्टेंट क्या है, क्या हम उस लड़ाई में उनका साथ दे रहे या नहीं दे रहे, हम वो पूरी तरह दे रहे। मैं लगातार टच में हूँ झारखंड में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे। हमारी टीम वहाँ पर लगातार काम कर रही है। कल देवेंद्र महातो जी को संसद में जब वो जा रहे थे तब हमारी टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। तो उनको मजबूत करना हमारा काम है सर, वहाँ जाकर अपना चेहरा चमकाना हमारा काम नहीं, उनको मजबूत करना हमारा काम है। उमर खालिद की कल एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज आदिवासी हिस्ट्रीज द पॉलिटिक्स ऑफ पावर। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या आप पढ़ने वाले हैं बुक? मौका मिलेगा तो ज़रूर पढ़ूंगा, क्योंकि अगर आदिवासियों की बात हो रही है, फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज़ की बात हो रही है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की बात हो रही है, तो मुझे लगता है तो हम सभी को उसके बारे में पढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है आदिवासी कम्युनिटीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इतने 80 सालों के बाद भी, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि 80 सालों के बाद भी हमारे जो गांव के स्कूल है या हमारे जो गांव है वो आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। और उसमें अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अन्याय किन लोगों के साथ हुआ है, आदिवासी लोगों के साथ हुआ है। क्योंकि उनके जो जंगल होता है, ज़मीन होती है, वो छीनी जाती है। उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनके जंगल ज़मीन को आप लोग उनसे छीन लेते हो, लेकिन बदले में उन्हें क्या देते हो? तो आदिवासियों का अधिकार कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। और उनके बच्चों को कहीं ना कहीं हम लोग एक सिक्योर्ड फ्यूचर देने में फेल हो चुके हैं एज अ सोसाइटी। और हम कहीं ना कहीं उनको अपने जो एक मॉडर्न इंडिया है उसमें भी हम उनको जगह नहीं दे पाए अभी तक। तो हमें लगता है कि उनको इंक्लूड करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, ना कि उनको अलग रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी उनको अलग रखा जाता है। 15 अगस्त के लिए आपने एक वीडियो जारी किया है जिसमें सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत पर आपने बात की, एजुकेशन सिस्टम पे आपने सवाल उठाए, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, जैसे कि मैंने कहा कि देश को 80 साल होने को आ रहे हैं आज़ाद हुए, लेकिन 80 साल बाद भी इस देश में जो सरकारी स्कूल है, खास करके ग्रामीण इलाकों में, वो सरकारी स्कूल आज भी ऐसे जैसे पता नहीं वो 50-60 साल पुराने हों। कहीं से भी उन पर कोई काम नहीं किया गया है। और काम करना तो छोड़िए, बंद करने पर उतालू हो चुकी है सरकार। मतलब 94,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दी गई है पूरे देश में पिछले 10 साल में। और दूसरी तरफ डिमोनेटाइजेशन के बाद हेडक्वार्टर खोले गए हर ज़िले में। उससे मन नहीं भरा तो नया पार्लियामेंट बना दिया, उससे मन नहीं भरा तो नया पीएम हाउस बना दिया। लेकिन जो गांव में बच्चे हैं किसानों और मजदूरों के लिए, उनके लिए ऐसे स्कूल क्यों नहीं बना पाए जिस एक्साइटमेंट से आपने पार्लियामेंट, पीएम हाउस, हेडक्वार्टर्स बना दिए? क्या जो गांव में जो बच्चे रहते हैं, जो किसानों और मजदूरों के बच्चे हैं, क्या आप उनको इस देश का भविष्य नहीं मानते? क्या आपको नहीं लगता कि उनको भी इस देश में वही सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो इन सभी राजनेताओं के बच्चों को मिलती है? तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के भविष्य के लिए और ख़ास करके ग्रामीण हिस्सों के विकास के लिए हम चाहते हैं कि हम 15 अगस्त के बाद जो फोकस है पूरे समाज का, वो हमारे ग्रामीण इलाकों पर रहना चाहिए। क्योंकि जब तक ग्रामीण इलाकों का विकास नहीं होता तब तक हमारा देश विकसित नहीं बन सकता, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया लिव्स इन विलेज। आप 15 अगस्त को हिंगोली भी जाने वाले हैं? जी, मैं खुद अपने गांव जाऊंगा। वहाँ पर मैं अपने गांव के सरपंच से और अपने जितने भी गांव वाले हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि प्लीज़ हम सब साथ में मिलकर जो गांव का सरकारी स्कूल है उसे ठीक करते हैं, ताकि गांव में जो बच्चे हैं उन्हें भी वही फैसिलिटीज़ मिले जो एक सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को मिलती है। कल तमिलनाडु से कुछ लोग आए थे जो आपसे मिले थे, स्टूडेंट थे कोयम्बतूर से और चेन्नई से, वहाँ पे भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें आपने उनसे बात की, क्या लगता है आप कब जाने वाले हैं, किस तरीके जी, उसका भी हमारा चल रहा है कि, लेकिन मेरी जो वहाँ पर लोग हैं उनसे बात हुई, वो जंतर मंतर पर भी आए थे। तो मणिरत्नम जी जो है, उनकी खुद की बहन ने सुसाइड करी थी नीट के कारण, तो वो जंतर मंतर भी आए थे। और मुझे जैसे ही कल पता चला कि वो तमिलनाडु में भी आंदोलन कर रहे हैं, तो कल मैंने उनसे भी बात की और मैंने कहा कि आपकी पूरी तरह हम साथ हैं और हमारी जो तमिलनाडु की टीम है वो वहाँ पर पूरा टाइम रहेगी उनके साथ। और आगे आने पर हम भी जाएंगे वहाँ पर। तो जो भी आंदोलन हो रहे स्टूडेंट्स की, चाहे सरकार किसी की भी हो, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, चाहे किसी की भी राज्य सरकार हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा, जहाँ स्टूडेंट्स आंदोलन करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। परसिमन बिल आने वाला है,
और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को उस हिसाब से लोगों की आशंका है कि उससे खतरा होने वाला है परसिमन बिल पास होने पर। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि जो 2024 में मेजोरिटी के नीचे सीटें आई है, उसके बाद जानबूझकर कुछ ऐसे चीज़ें की जा रही है कि किस तरह मेजोरिटी सिक्योर कर सके, तो उस पर तो मैं अभी यही कहूँगा। थैंक यू। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव